ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 211। मैं इस दौर में हार मानता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि तुम हैनिंग ग्रुप की समस्याओं को हल कर सकते हो। थोड़े ही समय में हैनिंग ग्रुप की समस्याएं तुम्हें पूरी तरह से घेर लेंगी। तब तुम वापस जाओगे और दादाजी से हैनिंग ग्रुप को वापस लेने की भीख मांगोगे। मैं पटेल परिवार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यूनिका पटेल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। असल में अभी अभी उसने कहा था कि वह हैनिंग ग्रुप की समस्याओं को हल कर सकती है, जो कि एक अतिशयोक्ति थी। उसे केवल 100% यकीन था। वह इसे आजमाना चाहती थी और एक मौका लेना चाहती थी। परिणामस्वरूप अब जब ईशा पटेल के प्रेमी ने कहा कि वह स्वयं हैनिंग ग्रुप की समस्याओं को हल कर सकता है, तो यह कोई साधारण अहंकार नहीं था। अभी अभी विनय कुमार द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर उनके भीतर एक बड़े व्यक्ति के अनुरोध पर यूनिका पटेल ने अनुमान लगाया कि अर्जुन कपूर निश्चित रूप से स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के शीर्ष नेताओं में से एक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हैनिंग ग्रुप की समस्याओं को हल करना चाहता है तो स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन की बात छोड़ दो, यहां तक कि स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और अध्यक्ष भी इसे हल नहीं कर सकते। यह जरूरी नहीं है। देखते हैं, ईशा पटेल ने जवाब दिया। देखते हैं। इसके बाद यूनिका पटेल ने ठंडी मुस्कान दी और चली गई। अब वहां केवल अर्जुन कपूर और ईशा पटेल बचे थे। हैनिंग ग्रुप जैसी बड़ी चुनौती और ऐसे उलझे हुए हालात का सामना करते हुए ईशा पटेल को अभी भी मानसिक रूप से बहुत दबाव महसूस हो रहा था। चिंता मत करो ईशा, जब मैं मुंबई में अपने काम पूरे कर लूंगा तो मैं हैदराबाद आऊंगा। मैं तब तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को सांत्वना दी। अर्जुन कपूर की इन बातों को सुनकर ईशा पटेल का दिल गर्म हो गया। भावना में बहकर ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुम्हारे होने से सब अच्छा लगता है। अर्जुन कपूर ने भी ईशा पटेल को कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कुछ हलचल सुनी हो। तभी दिया पटेल, जो नाइटी पहने हुए थी, दूसरी मंजिल के कमरे से बाहर भागी। जब उसने ऊपर से देखा कि अर्जुन कपूर और ईशा पटेल एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो वह चौंक गई। दीदी, जीजाजी, इतनी सुबह सुबह यहाँ रोमांस करना ठीक नहीं है क्या? दिया पटेल ने हल्की नाराजगी के साथ पूछा। खासकर किसी सिंगल के लिए ये सही नहीं है। ये तो एक बड़ा झटका है। अपनी बहन की शिकायतों का सामना करते हुए ईशा पटेल ने अनदेखा करना चुना और अभी भी अर्जुन कपूर की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद ईशा पटेल की मां भी बाहर से वापस आ गईं। ईशा पटेल की मां की उम्र अधिक थी और उनकी नींद की गुणवत्ता औसत थी। उन्हें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत थी। जब मां को देखा तो अर्जुन कपूर और ईशा पटेल अलग हो गए। ईशा पटेल ने जानबूझकर विषय बदल दिया। मां, अभी अभी यूनिका आई थी। यूनिका आई थी? ईशा पटेल की मां चौंक गईं। वैसे ईशा, अर्जुन, क्या हम आज वापस जा रहे हैं? हाँ आंटी, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। आज वे मुंबई लौटेंगे। आधा घंटे बाद सबने अपना सामान बांध लिया और सीधे हवाई अड्डे की ओर निकल गए। कल रात अर्जुन कपूर ने बीओए लग्जरी रिजॉर्ट के लिए एक नया महाप्रबंधक नियुक्त किया था और यहाँ अब कुछ नहीं था। दोपहर 12:30 बजे अर्जुन कपूर और उनके साथी मुंबई वापस लौटे। मुंबई पहुंचने के बाद ईशा पटेल पहले कंपनी चली गईं, जबकि अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की मां और दिया पटेल को उनके विला तक छोड़ा। उन्हें छोड़ने के बाद अर्जुन कपूर अपने घर लौटने वाले ही थे कि अचानक गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से एक फ़ोन आया। बॉस, आपने हमें ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहा था जो परिकथाएं और प्राचीन शैली में लेखन कर सके। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। बॉस, हमने चीन के प्रसिद्ध परिकथा उपन्यासकार भूमिका देशमुख को खोज लिया है। वह वर्तमान में मुंबई में एक बुक साइनिंग कर रही हैं। आप उनसे जल्द ही मिल सकते हैं। मैं अभी मुंबई में ही हूं तो मैं उनसे मिल सकता हूं। अर्जुन कपूर की आंखों में चमक आ गई। जल्द ही गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने सारी व्यवस्था कर दी और अर्जुन कपूर ने अपनी एस्टन मार्टिन 177 गाड़ी उठाए और सीधे रेस्तरां की ओर बढ़ गए। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर की मुलाकात भूमिका देशमुख से हुई। बॉस अर्जुन, सही? हाँ, मुझे सुना है कि आप मुझसे एक किताब लिखवाना चाहते हैं। कोई समस्या नहीं, बस कीमत सही होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उपन्यास शेक्सपियर शैली का हो और उसमें कई अलग अलग व्यक्तित्वों वाले किरदार हों जो दर्शकों को बहुत पसंद आएं। कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं इस कीमत पर काम करूंगी। भूमिका देशमुख ने धीरे धीरे एक उंगली उठाए। 10 मिलियन नहीं, 100 मिलियन। भूमिका देशमुख ने सुधार किया। 100 मिलियन, 100 मिलियन। अर्जुन कपूर ने थोड़ी देर सोचा।
दूसरों के लिए ये कीमत काफ़ी अधिक लग सकती थी, लेकिन उनके लिए जब तक उपन्यास में कोई समस्या नहीं होती वह इस पर सहमत हो सकते थे। लेकिन जब अर्जुन कपूर सहमत होने ही वाले थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भूमिका देशमुख एक और चौंकाने वाली मांग रख देंगी। तारांकन अध्याय 212। चूंकि बॉस अर्जुन मेरी कहानियों को फिल्म, एनिमेशन, टीवी शो आदि में बदलना चाहते हैं तो क्यों न आप मुझे कुछ कॉपीराइट शुल्क दें। भूमिका देशमुख ने अपनी शर्त रखी। कॉपीराइट शुल्क। अगर पहले अर्जुन कपूर को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता तो शायद वह खुद ही भूमिका देशमुख के अनुकूलन के लिए कॉपीराइट शुल्क दे देते। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने 100 मिलियन खर्च करके उसे एक किताब लिखने के लिए रखा है, फिर कॉपीराइट शुल्क की क्या जरूरत है। भूमिका देशमुख केवल परी कथा लेखकों में थोड़ी मशहूर है, लेकिन वह देश की शीर्ष लेखकों में भी शामिल नहीं है। 100 मिलियन की कीमत पहले ही बहुत अधिक है। हम जानते हैं कि शीर्ष घरेलू लेखक भी एक किताब लिखकर 100 मिलियन से अधिक नहीं कमा सकते। तुम्हारा कॉपीराइट शुल्क कितना है? अर्जुन कपूर ने यूं ही पूछ लिया। अच्छा, ज़्यादा नहीं, चलो भविष्य के कॉपीराइट आय का 50-50% बांट लेते हैं। भूमिका देशमुख ने फिर एक नई शर्त जोड़ दी। अर्जुन कपूर उसकी इस बात पर हंस पड़े। 100 मिलियन खर्च करके भूमिका देशमुख को हायर करना तो ठीक, लेकिन फिर भी 50-50% का बंटवारा करना, ये तो एक मजाक है। बाजार में आजकल अधिकतम 91% या 80% शेयरिंग होती है और कई बार तो सिर्फ कुछ प्रतिशत ही दिए जाते हैं। अब 100 मिलियन खर्च करने के बाद भी अगर भूमिका देशमुख 50-50 की मांग कर रही थी तो ये तो सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। क्या वह अर्जुन कपूर को एक ऐसा इंसान समझ रही थी जो कुछ नहीं जानता? जब से अर्जुन कपूर ने एक बड़ा आईपी ब्रांड बनाने का सोचा था, उन्होंने पहले ही इस मार्केट को अच्छे से समझ लिया था। बॉस अर्जुन, मेरा 50-50 का विभाजन पहले से ही बहुत कम है। आपको पता है कि आज के बाजार में ये 30-70 या 80-80 का विभाजन होता है। भूमिका देशमुख ने गंभीरता से कहा। उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। बाजार में सच में 80% और 37% तक का विभाजन होता था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि 80% किसे मिलता है। वह सोच रही थी कि अर्जुन कपूर इस बारे में कुछ नहीं जानते और इसी मौके पर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बॉस अर्जुन, इन शर्तों के अलावा मुझे एक किताब लिखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इस दौरान आप मुझे एक समुद्र दृश्य वाला विला दे सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कम से कम 1 वर्ग मीटर का तो हो। इसके अलावा मुझे एक नौकरानी और एक निजी शेफ भी चाहिए। भूमिका देशमुख ने आगे मांग रखी। इस बार अर्जुन कपूर खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। तुम शर्तें रखने नहीं आए हो, तुम मुझसे मन्नतें मांगने आए हो। अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से कहा। समुद्र दृश्य वाला विला, निजी शेफ, नौकरानी, यह एक कर्मचारी रखने जैसा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूर्वज रख रहे हों। और वह कह रही थी कि 2-3 दिन में काम पूरा कर देगी। अगर सच में उसे 2-3 दिन लगते तो तब तक अर्जुन कपूर शायद अपने सिस्टम के रोज़ाना रिवॉर्ड से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। बॉस अर्जुन, आपका ये रवैया क्या है? भूमिका देशमुख का चेहरा सख्त हो गया। मेरे अलावा देश में बहुत कम लेखक हैं जो बॉस अर्जुन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो लेखक आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं वे बहुत अभिमानी हैं और उन्हें हायर करना संभव नहीं। इसलिए मैं ही आपकी एकमात्र सबसे अच्छी पसंद हूँ। भूमिका देशमुख ने आत्मविश्वास से कहा। तभी अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आई। बाइट, संबंध तोड़ने के 43वें दिन का इनाम, टॉप लेवल लेखन कौशल जो दुनिया के शीर्ष लेखकों के बराबर है। सिस्टम ने अर्जुन कपूर को टॉप लेवल लेखन कौशल प्रदान किया। अगर वह दुनिया के शीर्ष लेखकों के बराबर हो गए तो उन्हें दूसरों को हायर करने की क्या जरूरत। अचानक अर्जुन कपूर के दिमाग में बहुत सी नई यादें भर गईं। कुछ ही सेकंड में अर्जुन कपूर पहले से ही दुनिया के सबसे बेहतरीन लेखक बन चुके थे। अब जब सौदा फायदेमंद नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये कहकर अर्जुन कपूर उठे और तुरंत बाहर जाने लगे। अब भूमिका देशमुख की कोई कीमत नहीं थी। उसे जाते देख भूमिका देशमुख ने जल्दबाजी में उन्हें रोकने की कोशिश की। बॉस अर्जुन, हम शर्तों पर बात कर सकते हैं। समुद्र दृश्य विला, निजी शेफ और कॉपीराइट साझेदारी की बात जाने दो। अगर 50% नहीं हो सकता तो कम से कम 30% तो रख सकते हैं। लेकिन अर्जुन कपूर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बाहर की ओर चल दिए। भूमिका देशमुख और घबरा गई और वह फिर दौड़कर उनके पीछे आए। बॉस अर्जुन, अगर एक चीज़ हटा दे तो क्या काम हो सकता है? अगर फिर भी नहीं तो मैं सिर्फ 100 मिलियन रुपये के कमीशन पर सहमत हूँ। भूमिका देशमुख पीछे पीछे भागती रही, अपनी शर्तें लगातार कम करती गई। लेकिन अर्जुन कपूर अब उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। उनके मन में उसके लिए बेहद बुरा प्रभाव पड़ चुका था। अब अर्जुन कपूर के पास खुद का टॉप लेवल लेखन कौशल था। उन्हें किसी और लेखक की ज़रूरत ही नहीं थी। खुद लिखना कहीं ज़्यादा आसान था और इससे पूरी कॉपीराइट भी उनके पास रहती।
अगर यह सफल होता तो 100 मिलियन या उससे भी अधिक का लाभ सिर्फ अर्जुन कपूर को ही मिलता। अर्जुन कपूर कार में बैठे और भूमिका देशमुख को बाहर ही छोड़ दिया। बॉस अर्जुन, मेरी शर्तें और भी कम कर सकता हूँ। बस 50,000 कमीशन काफ़ी होगा, बाकी सब फ्री। भूमिका देशमुख ने आखिरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन कपूर ने सीधा अपनी एस्टन मार्टिन स्टॉर्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। पीछे खड़ी भूमिका देशमुख कार को जाते हुए देखती रही और पछतावा करने लगी। पाक गुस्से में उसने खुद को एक थप्पड़ मार दिया। तू लालची क्यों बनी? तू लालची क्यों बनी? अगर मैंने बॉस अर्जुन को कमतर नहीं आंका होता और ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में न पड़ती तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। अर्जुन कपूर ने शुरू में ही भूमिका देशमुख को 100 मिलियन रुपये देने का वादा किया था, जिससे उसे बिना कुछ किए ही 80 लाख रुपये अतिरिक्त मिल जाते। इससे वह वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती थी और फिर उसे जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कितना शानदार होता। लेकिन अब ऐसा सुनहरा मौका उसने खुद ही अपने हाथ से गंवा दिया। दोपहर में सृष्टि कपूर ने अचानक अर्जुन कपूर से संपर्क किया। ऐसा लग रहा था कि उसे अर्जुन कपूर से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी थी। अध्याय 213। अर्जुन कपूर ने सृष्टि कपूर से मिलने के लिए एक गुप्त स्थान चुना। दोनों के मिलने के बाद सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को बताया कि वह चाहती हैं कि वह उनके कपूर परिवार पर अंतिम प्रहार करने की योजना में मदद करें। सृष्टि कपूर के इस प्रस्ताव को सुनकर अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि कपूर ने कपूर परिवार में रहते हुए अपना समय व्यर्थ नहीं किया था। छोटी बात है, अर्जुन कपूर ने तुरंत हामी भर दी। कपूर परिवार को नष्ट करने की बात हो और वह पीछे हट जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब सृष्टि कपूर खुद इसे अंजाम दे रही थी तो उनके लिए काम और आसान हो गया। धन्यवाद। सृष्टि कपूर बहुत उत्साहित थीं। परसों का दिन कपूर परिवार के पूर्ण दिवालियापन का दिन होगा। तैयार रहो। आखिर में अर्जुन कपूर ने याद दिलाया। परसों? सृष्टि कपूर चौंक गईं। हाँ, परसों। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। चौधरी परिवार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों की प्रगति के अनुसार वे कल तक चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण छीन सकते हैं, जो अब तक चौधरी परिवार की दूर की शाखाओं के नियंत्रण में था। एक बार चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, जो चौधरी परिवार का एक प्रमुख स्तंभ था, खो गया तो वे खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। अब उनमें कपूर परिवार की मदद करने की शक्ति नहीं रहेगी। अर्जुन जल्द ही तैयारियां करेंगे और जैसे ही चौधरी परिवार का अंत होगा वह तुरंत कपूर परिवार पर प्रहार करेंगे। सिर्फ कुछ घंटों में अर्जुन कपूर कपूर परिवार की शेष संपत्तियों को पूरी तरह खत्म कर सकते थे और उन्हें मिटा सकते थे। अच्छा, सृष्टि कपूर ने सहमति जताई। दोनों ने कुछ देर और चर्चा की और फिर सृष्टि कपूर पहले चली गईं। कुछ देर इंतजार करने के बाद अर्जुन कपूर भी वहां से निकल गए। दूसरी ओर कपूर परिवार में राकेश कपूर अपने पोते आदित्य कपूर और चौधरी परिवार के भेजे गए लोगों के साथ प्रारंभिक ऑपरेशन की सफलता का जश्न मना रहे थे। चौधरी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के कारण यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को कम से कम 1 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। मुझे यकीन है कि वह छोटा शैतान अर्जुन कपूर अभी तक क्रोधित हो चुका होगा। राकेश कपूर बहुत खुश थे और उन्होंने खुद चौधरी परिवार के प्रतिनिधियों के लिए जाम उठाया। ये तो कुछ भी नहीं, एक और दिन मिल जाए तो हम उस यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को पूरी तरह दिवालिया कर सकते हैं। चौधरी परिवार के एक सदस्य ने गर्व से कहा। हाँ, ये तो और भी अच्छा होगा। जब अगले कुछ दिनों में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से शानदार उपहार तैयार करूंगा और आप सभी का धन्यवाद करूंगा। चौधरी परिवार के सदस्य की गारंटी सुनकर राकेश कपूर जोर से हंस पड़े। पास में ही आदित्य कपूर भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस घटना के बाद कपूर परिवार का अगला मुखिया बनने का सपना उनका ही था। उन्होंने पहले ही दिन देखना शुरू कर दिया था जब वे कपूर परिवार के मुखिया बनेंगे और इसे मुंबई का सबसे बड़ा अमीर परिवार बनाएंगे। लेकिन इस समय न तो चौधरी परिवार, न ही राकेश कपूर, न ही आदित्य कपूर यह सोच सकते थे कि एक विनाशकारी तूफान उनके बहुत करीब आ चुका था। अर्जुन कपूर जब विला वापस लौटे तो उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ निकाला और एक बड़ी तालिका बनाई। इसमें उन्होंने कपूर परिवार की शेष संपत्तियां, उनकी समस्याएं और उनकी कमजोरियां लिखीं। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पहले ही इन संपत्तियों की कमजोरियों की पूरी जांच कर चुकी थी। इन्हीं कमजोरियों के आधार पर अर्जुन कपूर ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी ताकि वह इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर सकें। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 2 घंटे बाद जब अर्जुन कपूर पूरी योजना तैयार कर रहे थे तभी विला की घंटी अचानक बजी। अर्जुन कपूर को लगा कि ईशा पटेल आई हैं, इसलिए उन्होंने अपना काम रोक दिया और दरवाज़ा खोलने चले गए। माफ़ कीजिए, क्या आप श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयरधारक अर्जुन कपूर, निर्देशक अर्जुन हैं? दरवाजे पर एक 36 वर्षीय प्रौढ़ महिला बहुत ही विनम्रता से पूछ रही थी। उसके पीछे एक महिला सचिव थी जो इस समय कई उपहार लेकर खड़ी थी। जी, मैं अर्जुन कपूर हूँ। आप कौन हैं?
अर्जुन कपूर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी की उपाध्यक्ष हिमानी वर्मा हूँ। हिमानी वर्मा ने अपना परिचय दिया। शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी। जब अर्जुन कपूर ने श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप की जानकारी खोजी थी, तब उन्होंने शानदार एंटरटेनमेंट का भी नाम सुना था। ये कंपनी देश की शीर्ष 10 फिल्म और टेलीविज़न कंपनियों में से एक थी और इसकी ताकत काफ़ी मजबूत थी। पहली बार मुलाकात हो रही है। मुझे नहीं पता था कि निर्देशक अर्जुन को क्या पसंद है, इसलिए मैं एक छोटा सा उपहार लेकर आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। हिमानी वर्मा ने महिला सचिव को इशारा किया और उसने तुरंत उपहार आगे बढ़ाया। ये कई महंगी शराब की बोतलें और अन्य लग्जरी आइटम थे जिनकी कुल कीमत लाखों में थी। श्रीमती हिमानी, आप बहुत विनम्र हैं, अर्जुन कपूर ने शिष्टाचार से जवाब दिया। निर्देशक अर्जुन, हमारी शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी को आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। क्या अभी बात करना उचित रहेगा? हिमानी वर्मा ने कहा। कृपया अंदर आइए। अर्जुन कपूर ने दरवाज़ा खोल दिया। जब सामने वाला इतना विनम्र हो और उपहार भी लाए तो मना करना मुश्किल होता है। बैठक कक्ष में आने के बाद और बैठने के बाद हिमानी वर्मा ने सावधानीपूर्वक पूछा। निर्देशक अर्जुन ने अभी हाल ही में श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के 12% शेयर खरीदे हैं, सही? हाँ। क्यों? श्रीमती हिमानी को श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप में मेरे शेयरों में दिलचस्पी है। अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर वार किया। हिमानी वर्मा एक पल के लिए चौंक गईं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलीं। निर्देशक अर्जुन सच में बहुत तेज हैं। आपने तुरंत ही मेरे आने का उद्देश्य समझ लिया। मैं यहाँ सिर्फ श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के 12% शेयरों के लिए आई हूँ। अब हिमानी वर्मा ने बिना घुमाए फिराए बात करना शुरू कर दिया। हमारे बॉस निर्देशक अर्जुन के पास मौजूद श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयर खरीदना चाहते हैं और वह इसके लिए पूरी रकम भी लाए हैं। हिमानी वर्मा ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। निर्देशक अर्जुन, वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के 12% शेयरों की कीमत लगभग 4.8 बिलियन होनी चाहिए। हमारे बॉस 1 बिलियन में आपके पास मौजूद ये शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। हिमानी वर्मा ने बैंक कार्ड को टेबल पर रख दिया। उस बैंक कार्ड को देखते हुए अर्जुन कपूर थोड़े भावुक हुए। देखिए, यह एक सामान्य व्यापार वार्ता है, न कि कोई सुबह का वाकया जब भूमिका देशमुख ने मुझसे जबरदस्त सौदा करने की कोशिश की थी। निर्देशक हिमानी, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयर नहीं बेचे जाएंगे। अर्जुन कपूर ने अपना सिर हिला दिया। अगर यह पहले की बात होती तो वह 700 मिलियन का लाभ मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे और वह शायद इस सौदे पर विचार भी कर लेते। वैसे भी उनके पास कई व्यवसाय और शेयर थे और एक ऐसी कंपनी जिसका बाजार मूल्य केवल 40 बिलियन के आसपास था, उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन अब जब अर्जुन कपूर ने आईपी उद्योग में प्रवेश करने और एक बड़ा ब्रांड बनाने का फैसला किया था, तो स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। उन्हें श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयरों की आवश्यकता थी। अगर हम निर्देशक अर्जुन को 100 मिलियन और दे तो? हिमानी वर्मा ने दांत भींचते हुए फिर से कहा। क्या उन्होंने सोचा कि अर्जुन कपूर का मतलब था कि उन्हें और पैसे चाहिए? ये पैसे का सवाल नहीं है। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयर मेरे लिए उपयोगी हैं। अर्जुन कपूर ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मेरे पास श्रीमती हिमानी के लिए एक सवाल है। क्या श्रीमती हिमानी इसका उत्तर दे सकती हैं? अध्याय 214। ओह, मुझे जानना है कि निर्देशक अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं। हिमानी वर्मा ने सिर हिलाया। आपकी शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी इतनी मजबूत है और रैंकिंग में भी ऊंची है, फिर आप श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के शेयरों का अधिग्रहण क्यों करना चाहते हैं? अर्जुन कपूर ने कहा। हालांकि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप हाल ही में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम इसे अपनी शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी में मिला लेते हैं तो हम घरेलू फिल्म उद्योग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हिमानी वर्मा ने कुछ सोचकर सच्चाई बता दी। विलय, अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुए। उन्हें लगा था कि शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी कुछ और योजना बना रही है, पर यह सोचा भी नहीं था कि इस कंपनी की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी कि वह पूरे श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप को ही निगलने की योजना बना रही है। तब हम आपके साथ अपने शेयरों की बिक्री का सौदा नहीं कर सकते। अर्जुन कपूर ने फिर से मना कर दिया। वह आईपी उद्योग में प्रवेश करके सैकड़ों अरबों की कमाई करने के लिए एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप का पूरा नियंत्रण चाहिए था। इसलिए वह शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी के साथ किसी भी तरह की साझेदारी नहीं करेंगे। निर्देशक अर्जुन, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के सभी शेयरधारकों में आप शायद चौथे या 5वें स्थान पर हैं, है ना? क्या आप वाकई श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के साथ डूबना चाहते हैं? अर्जुन कपूर की लगातार अस्वीकृति के बाद हिमानी वर्मा का रवैया अब कम विनम्र और अधिक आक्रामक हो गया। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के साथ डूब जाना,
हाँ, आपकी शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी तो बहुत ही घमंडी लगती है। अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ पलटवार किया। इसके अलावा इस समय श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में आप खुद इस कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक बन जाएंगे या नहीं। अब हिमानी वर्मा ने और दिखावा नहीं किया और सीधे बोले, श्रीमान अर्जुन, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस पर ध्यान से विचार करें। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के शेयरों की कीमत और उनकी वास्तविक बाजार कीमत हमेशा समान नहीं होती। हम आपके 12% शेयरों के बदले 5.8 बिलियन का भुगतान करने के लिए बहुत उदार हैं। अगर कोई और आपको 4 बिलियन से अधिक दे दे तो आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। निर्देशक अर्जुन, 5 बिलियन से अधिक की नकद राशि शायद वह रकम है जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिलेगी। हिमानी वर्मा ने तिरस्कार भरी दृष्टि से अर्जुन कपूर को देखा। उनके बॉस ने उन्हें आदेश दिया था कि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप में अर्जुन कपूर के शेयर हर हाल में खरीदे जाएं। लेकिन अब जब अर्जुन कपूर इस सौदे को ठुकरा रहे थे तो हिमानी वर्मा को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उनके दिमाग में अर्जुन कपूर केवल एक मामूली अमीर आदमी थे जिसकी समझ सीमित थी। अगर उनके बॉस ने आदेश नहीं दिया होता तो वह कभी मुंबई जैसी छोटी जगह पर आने की जहमत न उठाती। अब उन्होंने अर्जुन कपूर को इतनी इज्जत दी लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। सिर्फ 500 मिलियन की बात है और आप इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ 500 मिलियन, ये तो हास्यास्पद है। हिमानी वर्मा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनकी नज़र अर्जुन कपूर की टेबल पर रखे एक खास सुनहरे स्मारक पर पड़ी। उस स्मारक के नीचे कुछ बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के 100 मिलियन डिपॉजिट की स्मृति। क्षण भर में हिमानी वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। हिमानी वर्मा को लगा कि उन्होंने कुछ गलत देखा है। वह तुरंत खड़ी हो गईं और पास जाकर ध्यान से देखने लगीं। लेकिन वही शब्द अब भी वहां लिखे थे। हिमानी वर्मा की इस हरकत को देखकर अर्जुन कपूर ने एक नज़र उन पर डाली। ये स्मारक विशेष रूप से प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत की दकिया शाखा द्वारा भेजा गया था जब अर्जुन कपूर बीवे लग्जरी रिजॉर्ट में थे। ये पहले उनके निजी बटलर के पास था। जब अर्जुन कपूर वापस आए तो बटलर ने विशेष रूप से यह चीज़ उन्हें सौंप दी। निर्देशक अर्जुन, आपका प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत में जमा रकम बिलियन से अधिक है। हिमानी वर्मा ने थोड़ा कांपते हुए पूछा, इसमें क्या समस्या है कि मैंने अपनी कुछ राशि प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत में जमा कर रखी है। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अब हिमानी वर्मा को महसूस हुआ कि उन्होंने पहले अर्जुन कपूर को बहुत कम आंका था। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। निर्देशक अर्जुन, कृपया इसे एक बार और सोचिए। शानदार एंटरटेनमेंट फिल्म और टेलीविज़न कंपनी को अपना दुश्मन बनाना कोई अच्छा विचार नहीं है। हिमानी वर्मा ने इस बार विनम्रता से कहा। नहीं। अर्जुन कपूर ने सीधे उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। हिमानी वर्मा ने हल्की सांस ली। यह नहीं समझ पा रही थी कि यह अफसोस उनके लिए था या अर्जुन कपूर के लिए। इसके बाद हिमानी वर्मा ने मुड़कर देखा और अपनी सचिव के साथ बाहर चली गईं। उन दोनों के जाते ही अर्जुन कपूर का विला तुरंत शांत हो गया। अब अर्जुन कपूर ने अपना काम वहीं से जारी रखा जहां उन्होंने छोड़ा था। अब उनका मुख्य लक्ष्य कपूर परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने का था। शाम के करीब अर्जुन कपूर को एक और महत्वपूर्ण खुशखबरी मिली। अध्याय 215। ये संदेश अर्जुन कपूर के छोटे भाई दीपक मेहता ने हैदराबाद से भेजा था। दीपक मेहता ने अर्जुन कपूर को बताया कि फेयू सुपरकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद को अर्जुन कपूर को सौंपने की बात तय हो गई है। अब बस इंतजार था कि अर्जुन कपूर हैदराबाद आएं और फेयू सुपरकार एसोसिएशन में जाकर हस्ताक्षर करें। बेशक फेयू सुपरकार एसोसिएशन के सदस्यों को इस बात से काफ़ी आपत्ति थी। आखिरकार अर्जुन कपूर उनके लिए अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थे। हालांकि दीपक मेहता की पहचान और उनके बैकग्राउंड के कारण कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह सकता था। अर्जुन कपूर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले ही स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के 5वें सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके थे और यदि सिस्टम ने उन्हें 2 और इनाम दिए तो वह संभवतः स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के पहले या दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन सकते थे। उस समय इस स्थिति के साथ और अपनी बेहतरीन ड्राइविंग क्षमताओं के साथ अगर वह फेयू सुपरकार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष भी बन जाएं तो कौन विरोध करेगा? नहीं, कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? अर्जुन कपूर ने दीपक मेहता से कुछ ही बातें की। जब दीपक मेहता को पता चला कि अर्जुन कपूर जल्द ही हैदराबाद आएंगे तो वह बेहद उत्साहित हो गए। बॉस, जब आप हैदराबाद आएं तो कृपया पहले से खबर दें। मैं आपके लिए एक भव्य स्वागत समारोह की व्यवस्था करूंगा, दीपक मेहता ने विशेष रूप से कहा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अर्जुन कपूर ने कुछ शब्दों में मामला निपटा दिया और फिर कपूर परिवार को गिराने के तरीकों पर शोध करने लगे। समय तेजी से बीत गया। एक नया दिन आया और दोपहर में ईशा पटेल मुंबई छोड़कर हैदराबाद जाने वाली थी जहां वह हैनिंग ग्रुप का कार्यभार संभालेंगी।
ईशा पटेल की मां भी उनके साथ जा रही थीं। पहले वह अपनी बेटी को हैदराबाद छोड़ेंगी, फिर मुंबई लौटेंगी। अर्जुन कपूर ने पहले ही उनके लिए अपनी प्राइवेट जेट की व्यवस्था कर दी थी। जब वे ईशा पटेल के घर पहुंचे तब तक ईशा पटेल और उनकी मां लगभग अपना सामान बांध चुकी थीं। अर्जुन कपूर ने उनका सामान अपनी रोल्स रॉयस क्लिनन में रखा और सीधे मुंबई हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। रास्ते में ईशा पटेल ने आगे की सीट पर बैठते हुए एक हल्की उदासी महसूस की। जब वे मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे तो क्रू मेंबर्स ने उनका सामान विमान में रखना शुरू कर दिया। अर्जुन, जब भी तुम्हें समय मिले तो तुम मुंबई में आंटी के घर जरूर आना। ईशा पटेल की मां ने अर्जुन कपूर से विदाई ली। ठीक है आंटी, अर्जुन कपूर ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन सच कहें तो अर्जुन कपूर अभी वहां जाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। आखिरकार उनका सामना अपने होने वाले ससुर से होना था। ईशा पटेल और उनकी बहन दिया पटेल से बात करके अर्जुन कपूर को अंदाजा हो गया था कि उनके भविष्य के ससुर से निपटना आसान नहीं होगा। जैसे कि वह अर्जुन कपूर के मन की बातें पढ़ रही हों, ईशा पटेल की मां ने विशेष रूप से कहा, अर्जुन चिंता मत करो, हम वापस जाने के बाद तुम्हारे अंकल से अच्छी तरह बात करेंगे। अब तक ईशा पटेल की मां पूरी तरह से अर्जुन कपूर को स्वीकार कर चुकी थीं। उनकी मदद से मामला हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक निजी संग्रहालय और एक नीलामी कंपनी है और तुम अक्सर तरह तरह की प्राचीन वस्तुओं से डील करते हो, सही? ईशा पटेल की मां ने पूछा। हाँ आंटी, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वह अचानक ये क्यों पूछ रही हैं। अर्जुन, मेरे ससुर को सबसे ज़्यादा पसंद प्राचीन खिलौने और कलाकृतियां हैं। ईशा पटेल की मां ने इशारा दिया। उनके कहने का मतलब साफ था। उनका इशारा जिस बुजुर्ग की ओर था वह पटेल परिवार के वर्तमान मुखिया थे, श्रीमान पटेल। अचानक अर्जुन कपूर को सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, ईशा पटेल के पिता को प्रभावित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पहले पटेल परिवार के मुखिया को मनाने का प्रयास किया जा सकता है। अब जब अर्जुन कपूर के पास खुद का एक निजी संग्रहालय और एक नीलामी कंपनी थी तो श्रीमान पटेल, जो प्राचीन वस्तुओं से प्यार करते थे, को प्रभावित करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। एक बार अगर पटेल परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मना लिया जाए तो ईशा पटेल के पिता को मनाना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर अर्जुन कपूर मुस्कुरा उठे। यह मामला बहुत आसान हो गया था। आंटी, इस सुझाव के लिए धन्यवाद। अर्जुन कपूर ने आभार व्यक्त किया। अर्जुन, मैं तुम्हें जल्द से जल्द आमने सामने देखने के लिए उत्सुक हूँ। ईशा पटेल की मां ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। उनका भावी दामाद न केवल होशियार था बल्कि हर बात को जल्दी समझता था। इसके बाद ईशा पटेल की मां और दिया पटेल पहले विमान में चढ़ गईं ताकि अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को कुछ समय अकेले मिल सके। जैसे ही उनकी मां विमान में चढ़ी, ईशा पटेल ने तुरंत अर्जुन कपूर को गले लगा लिया। तुम जल्दी से जल्दी हैदराबाद आओ, ईशा पटेल ने मीठे अंदाज में कहा, और फिर हम साथ में वह हैदराबाद चौधरी परिवार को गिराएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आऊँगा, अर्जुन कपूर ने वादा किया। जैसे ही अर्जुन कपूर कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, ईशा पटेल की आकर्षक लाल होठों ने पहले ही उन्हें चूम लिया। विमान के अंदर दिया पटेल थोड़ी उलझन में थी। वह भी कहीं नहीं जा रही थी, फिर उसकी माँ उसे विमान में क्यों ले आईं? जिज्ञासा से दिया पटेल ने खिड़की से बाहर झांका। एक पल में उसने देखा कि अर्जुन कपूर और ईशा पटेल एक दूसरे को चूम रहे थे। दिया पटेल का चेहरा ऐसा हो गया मानो रोने ही वाली हो। एक सिंगल लड़की के रूप में यह नज़ारा उसके लिए 10,000 पॉइंट का क्रिटिकल हिट था। सुबह का समय था। नाश्ता तो नहीं मिला लेकिन काफ़ी सारा डॉग फूड खा लिया। हैदराबाद में मिलते हैं। आगे रुकने पर खुद को रोक न पाने के डर से ईशा पटेल तुरंत मुड़ी और तेजी से प्राइवेट जेट की ओर बढ़ गईं। हैदराबाद पहुंचने के बाद उसे जल्द से जल्द हैनिंग ग्रुप का नियंत्रण लेना था, वहां के सभी मुद्दों को हल करना था और परिवार की मान्यता प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। हम हैदराबाद चौधरी परिवार, तुमने हिम्मत कैसे की अर्जुन के लिए मुझसे टकराने की? बस इंतजार करो। चौधरी परिवार। अर्जुन कपूर की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। कल कपूर परिवार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसके बाद उनका एकमात्र लक्ष्य चौधरी परिवार होगा। और चौधरी परिवार की हालत कपूर परिवार से 10 गुना बदतर होगी। 2 मिनट बाद दिया पटेल विमान से बाहर निकली। प्राइवेट जेट ने टेक ऑफ किया और ईशा पटेल अपनी मां के साथ मुंबई से रवाना हो गईं। अर्जुन कपूर ने दिया पटेल को उनके घर पहुंचाया। दोपहर के भोजन के बाद सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। संबंध विच्छेद के 44वें दिन का इनाम। रोनके ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त हुए। आखिरकार रोनके ग्रुप के शेयर आ ही गए। अर्जुन कपूर संतुष्ट हुए। अब रोनके ग्रुप के 6% अतिरिक्त शेयर प्राप्त कर लेने के बाद अर्जुन कपूर रोनके ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके थे। अब वह कुछ ही प्रतिशत दूर थे रोनके ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बनने से। लेकिन जिस तेजी से चीजें आगे बढ़ रही थीं, वह जल्द ही 80 बिलियन के इस समूह के सबसे बड़े शेयरधारक बन सकते थे। ये पहचान वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी।
अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। दोपहर में अर्जुन कपूर अपनी डेस्क पर बैठे हुए थे और कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। स्क्रीन पर कुछ और नहीं बल्कि चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप की उच्च स्तरीय बैठक का आंतरिक दृश्य था। चौधरी परिवार की मुख्य शाखा ने अंततः परिवार की दूर की शाखा के खिलाफ चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण लेने की प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी। एक बार अगर चौधरी परिवार इसमें सफल हो गया तो अर्जुन कपूर तुरंत कार्रवाई करेंगे और कपूर परिवार का अंत निश्चित हो जाएगा। अध्याय 216। चौधरी परिवार की उच्च स्तरीय बैठक में योगेश चौधरी ने परिवार की मुख्य शाखा की ओर से संघर्ष किया, जबकि परिवार की दूर की शाखा के सदस्य विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप की गंभीर स्थिति के कारण परिवार की दूर की शाखा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। जब लगने लगा कि पूरा मामला तय हो चुका है और योगेश चौधरी जल्द ही चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण लेने वाले हैं, तभी आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड की मां और वर्तमान में चौधरी परिवार की मुखिया यशोदा चौधरी वहां पहुंच गईं। मालकिन आप आ गईं। जैसे ही यशोदा चौधरी आई, परिवार की दूर की शाखा के लगभग निराश हो चुके लोगों में अचानक से उत्साह आ गया। वे जानते थे कि परिवार की मुखिया के तौर तरीकों को देखकर यह मानना मुश्किल था कि योगेश चौधरी वास्तव में चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरी ओर परिवार की मुख्य शाखा के लोग यशोदा चौधरी को एक रानी की तरह देख रहे थे और उनके दिल में बेचैनी थी। हालांकि बैठक में अकेले योगेश चौधरी ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इसी दौरान राकेश कपूर गुप्त कैमरे के जरिए पूरी बैठक देख रहे थे। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती तो राकेश कपूर तुरंत दखल दे सकते थे। क्या वे नहीं जानते थे कि अर्जुन कपूर और राकेश कपूर मिलकर यशोदा चौधरी को रोक सकते थे? मुखिया जी, हमें पता चला है कि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने एक अनुयायी को कोलकाता प्रांत भेज दिया ताकि वह आपकी बेटी के प्रेमी के दुश्मनों से निपट सके। इसके लिए आपने परिवार के संसाधनों और शक्तियों का भी उपयोग किया। क्या ये हमारे चौधरी परिवार के हितों के खिलाफ नहीं है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? इससे पहले कि यशोदा चौधरी कुछ कह पाती, योगेश चौधरी ने सीधे वार कर दिया। क्या ये सच है? सत्ता का दुरुपयोग? क्या ये चौधरी परिवार के मुखिया के लिए सही है? चौधरी परिवार के सदस्य आपस में बातें करने लगे। यशोदा चौधरी का चेहरा बदल गया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी कि हम मेरी बेटी के प्रेमी के परिवार का उपयोग कोलकाता बाजार में विस्तार के लिए कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं बस उस अर्जुन कपूर से निपटना चाहती थी जो एक नौसिखिया है। इसके लिए मैंने परिवार के बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग भी नहीं किया। वह पहले ही मेरे जाल में फंस चुका है। यशोदा चौधरी ने गर्व से कहा। उन्हें कल ही अपने लोगों से रिपोर्ट मिली थी कि अर्जुन कपूर पहले ही करोड़ों रुपये का नुकसान झेल चुका था और उनका प्लान सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। अब इन बातों को छोड़िए, मैंने हांगकांग कंपनी के बॉस ललित अग्रवाल से बातचीत कर ली है और वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। वे चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप को इस संकट से उबार देंगे। यशोदा चौधरी ने बात बदलते हुए सबका ध्यान हांगकांग कंपनी की ओर कर दिया। हांगकांग कंपनी लखनऊ प्रांत की एक बड़ी कंपनी थी। उनके समर्थन से चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप की स्थिति को स्थिर किया जा सकता था। परिवार की मुखिया सच में कमाल की हैं। बस एक झटके में पूरा मामला हल कर दिया। परिवार की मुखिया की जय हो। परिवार की दूर की शाखा के लोगों ने खुशी से चिल्लाया। दूसरी ओर परिवार की मुख्य शाखा के लोग गंभीर हो गए। यहाँ तक कि योगेश चौधरी भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यशोदा चौधरी हांगकांग कंपनी से समर्थन प्राप्त कर लेंगी। अब स्थिति मुश्किल हो सकती थी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, अर्जुन कपूर से मदद मांगना। चुपचाप योगेश चौधरी ने मेज पर हल्की सी दस्तक दी। यह अर्जुन कपूर के लिए एक गुप्त संकेत था। अगर वे ये करते तो इसका मतलब था कि वे अर्जुन कपूर से मदद मांग रहे हैं। अर्जुन कपूर, जो अपने स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे, हल्के स्वर में बोले। उन्हें लगा कि उन्होंने पहले भी इस कंपनी का नाम सुना है। हाँ, हांगकांग कंपनी को स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप द्वारा फंडिंग मिली थी। अब मामला आसान हो गया था। अर्जुन कपूर ने बेपरवाही से 2 फोन कॉल किए। दूसरी ओर बैठक में परिवार की मुखिया इतनी शक्तिशाली हैं, अब तो मुख्य शाखा के लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी यशोदा चौधरी का फोन बजा। उन्होंने देखा कि यह कॉल हांगकांग कंपनी के मालिक ललित अग्रवाल की थी। ओह, बॉस ललित का फोन आया है। वे जरूर सहयोग पर चर्चा करना चाहते होंगे। मैं स्पीकर ऑन कर देती हूं ताकि आप सभी सुन सकें। यशोदा चौधरी ने आत्मविश्वास के साथ कॉल उठाए। बॉस ललित, हमारी साझेदारी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, दूसरी ओर से एक ठंडी आवाज आई। श्रीमती चौधरी, हमारा सहयोग यहीं समाप्त। और हाँ, आपके चौधरी परिवार पर हमारा 100 करोड़ का कर्ज है, जिसका भुगतान 24 घंटे में करें, नहीं तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। इसके बाद ललित अग्रवाल ने तुरंत फोन काट दिया। अब यशोदा चौधरी की कोई चाल नहीं चली। उन्होंने क्रोधित होकर चौधरी कंस्ट्रक्शन ग्रुप की बैठक छोड़ दी।
मुंबई में अर्जुन कपूर स्क्रीन को देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। अब अगला लक्ष्य था कपूर परिवार का पूरी तरह से खात्मा। अध्याय 217। अर्जुन कपूर ने सीधा 2 शब्दों का संदेश भेजा, कार्रवाई शुरू करो। एक ही क्षण में अर्जुन कपूर के लोग सक्रिय हो गए और कपूर परिवार की बची हुई संपत्तियों पर घातक हमला शुरू कर दिया। अब शाम के 4 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका था। अगले 10 घंटों में अर्जुन कपूर के लोग कपूर परिवार के शेष 10 अरब से अधिक की संपत्तियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। कल दोपहर तक कपूर परिवार पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा। कपूर परिवार में विजय कपूर, आदित्य कपूर और कपूर परिवार के अन्य मुख्य सदस्य चौधरी परिवार के कुछ रिश्तेदारों के साथ आगे की योजना पर चर्चा कर रहे थे। हमें आपके कपूर परिवार का सहयोग चाहिए और हमारे चौधरी परिवार की ताकत को मिलाकर 2 दिनों में हम यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को दिवालिया कर देंगे। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को नष्ट करने के बाद हम कपूर के फाइटिंग ग्रुप और अन्य संपत्तियों पर हमला शुरू करेंगे। 10 दिनों से भी कम समय में मैं उस अर्जुन कपूर को तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिरा दूंगा और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। चौधरी परिवार की शाखा के एक सदस्य ने अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कहा। अब तक सब कुछ बहुत सही दिशा में जा रहा था, जिससे चौधरी परिवार के इस व्यक्ति को बहुत अहंकार हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विजय कपूर ने एक साथ 3 बार बहुत अच्छा कहा। वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब अर्जुन कपूर उनके सामने घुटनों के बल गिरेगा। जब से वह कपूर परिवार से अलग हुआ था, विजय कपूर ने हमेशा चाहा कि अर्जुन कपूर बर्बाद हो जाए। लेकिन समय के साथ वह न केवल विफल नहीं हुआ, बल्कि इतना ताकतवर बन गया कि कपूर परिवार भी अब उससे निपट नहीं सकता था। परिस्थिति पलटी, लेकिन तभी चौधरी परिवार के एक सदस्य को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। जब उसने उस संदेश को पढ़ा तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई और वह अवाक रह गया। कैसे ये हो सकता है? वह कांपती आवाज में बुदबुदाया। ये देखकर विजय कपूर और कपूर परिवार के अन्य सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। आखिर यह चौधरी परिवार का व्यक्ति क्या कर रहा था? श्री कपूर, अब आपका खेल खत्म हो गया है, हमें जाना होगा, चौधरी परिवार के उस सदस्य ने निराशा से जवाब दिया। क्या? पूरा कपूर परिवार दंग रह गया। सब कुछ तो बिल्कुल सही चल रहा था, वे बस इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन कपूर उनके सामने गिरे। हमारे चौधरी परिवार में अंदरूनी लड़ाई हो गई है और हमारी शाखा हार गई। अब हमारे पास आपके कपूर परिवार की मदद करने की कोई ताकत नहीं बची। इसके बाद उन्होंने विजय कपूर का हाथ झटका और घबराकर वहां से निकल गए। अब जब चौधरी परिवार की शाखा हार चुकी थी तो उनके पास सिर्फ अपने बचाव के लिए ही शक्ति थी। कपूर परिवार की लड़ाई लड़ने का सवाल ही नहीं था। कपूर परिवार में हाहाकार। आदित्य, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो और देखो कि वे अब भी हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं। उन्हें कोई भी शर्त रखने दो, हम मान जाएंगे, विजय कपूर ने कहा। आदित्य कपूर तुरंत चला गया। 10 मिनट बाद, दादाजी, चौधरी परिवार की शाखा अब काम की नहीं रही, आदित्य कपूर ने लाचार स्वर में जवाब दिया। अब कपूर परिवार पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका था। वे चौधरी परिवार की मदद से अर्जुन कपूर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब तो खुद चौधरी परिवार ही खत्म हो रहा था। अंतिम प्रहार। मालिक, कपूर कैटरिंग ग्रुप में समस्या आ गई है। मालिक, हमारी फैक्ट्री के कच्चे माल की आपूर्ति अचानक बंद कर दी गई। मालिक, हमारी कंपनी पर किसी अज्ञात निवेश समूह ने हमला कर दिया है, हमें तुरंत मदद की जरूरत है। अचानक कई आपातकालीन संदेश आए। पूरा कपूर परिवार दहशत में आ गया। अब कपूर परिवार के विनाश का समय आ चुका था। विजय कपूर ने अपने आखिरी कई अरबों की पूंजी स्थिति संभालने के लिए लगा दी। आदित्य, तुम कपूर कैटरिंग ग्रुप संभालो। दीपेश, तुम लोग फैक्ट्री जाओ। विजय कपूर ने आखिरी रणनीति बनाई। पूरी रात कपूर परिवार बेतहाशा अपनी कंपनियों को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देर रात के बाद से कपूर परिवार की आखिरी कुछ कंपनियां धीरे धीरे दिवालिया होने लगीं। सुबह होते होते कपूर परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मुंबई में अर्जुन कपूर अपने बिस्तर पर चैन की नींद ले रहे थे। जब वह सुबह उठे तब सृष्टि कपूर उनके लिए खुशखबरी लेकर आईं। अध्याय 218। सबसे पहले, कपूर कैटरिंग ग्रुप और कपूर परिवार के कई अन्य मध्यम आकार के व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। सिर्फ एक ही रात में कपूर परिवार ने 10 अरब से अधिक संपत्ति खो दी। वर्तमान में कपूर परिवार के पास अब सिर्फ कुछ अरबों की संपत्ति बची थी। इसके अलावा कपूर परिवार के बचे हुए 2 मध्यम आकार के व्यवसाय भी अब संकट में थे और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। नियंत्रण खोता कपूर परिवार। हम अर्जुन कपूर पूरी तरह शांत थे, जैसे कि यह पहले से ही अपेक्षित था। उनका क्या हाल है? अर्जुन कपूर ने पूछा। इसके अलावा परिवार के मुखिया अब और अधिक संयम नहीं रख पा रहे हैं। वह बेचैन हो चुके हैं। वह सोच रहे थे कि क्या कपूर परिवार की अचल संपत्तियों को, जिसमें कपूर परिवार की हवेली भी शामिल है, गिरवी रख दिया जाए ताकि कुछ धन प्राप्त कर सकें और आखिरी 2 कंपनियों को बचा सकें।
सृष्टि कपूर ने उत्तर दिया। ये दिलचस्प है। अर्जुन कपूर की आंखों में दिलचस्पी की चमक आ गई। तुम ऐसे करो, अर्जुन कपूर ने योजना समझाई। अब समय आ गया था कि सृष्टि कपूर अपना असली खेल दिखाएं। समझ गई, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। सृष्टि कपूर ने सिर हिलाया, फोन काटा और तुरंत कार्रवाई में जुट गईं। कपूर परिवार की आखिरी कोशिश। अर्जुन कपूर ने आराम से नाश्ता किया। उन्हें इस बार पूरा खाना था क्योंकि आज का शो शुरू होने वाला था। अब से सिर्फ 3 घंटे बाद कपूर परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कपूर परिवार की बची हुई 2 कंपनियां पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच गईं। अंततः विजय कपूर ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, कपूर परिवार की अचल संपत्तियों को बेचकर निधि जुटाना। अंजलि, देखो कि क्या कोई अमीर व्यक्ति हमारी हवेली, बंगले और अन्य संपत्तियां खरीदने के लिए तैयार है। हम इन्हें बाजार मूल्य से 25% कम कीमत पर बेच सकते हैं। हमारी कुल अचल संपत्ति 26.7 अरब की है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 अरब चाहिए। विजय कपूर ने कहा, जितनी जल्दी हो सके, मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। विजय कपूर ने आदेश दिया। ठीक है पिताजी, मैं तुरंत करती हूँ। अंजलि कपूर ने सिर हिलाया और जल्दी से घर से बाहर निकल गईं। सृष्टि कपूर की योजना। हालांकि उन्होंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें चिंता हो रही थी। 1 घंटे में 2 अरब की नकदी जुटाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही अंजलि कपूर कार में बैठने जा रही थी, तभी सृष्टि कपूर वापस आ गईं। बुआ, आप कहाँ जा रही हैं? सृष्टि कपूर ने मासूमियत से पूछा। हमें कोई उपाय निकालना होगा। अंजलि कपूर ने सृष्टि कपूर को स्थिति समझाई। इतने अमीर आदमी कहाँ मिलेंगे? अंजलि कपूर ने निराशा में कहा और कार का दरवाजा खोलने लगीं। बुआ, संयोग से मैं एक अमीर व्यक्ति को जानती हूं जो पुणे से आया है और वह मुंबई के रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता है। शायद वह आपकी मदद कर सके। सृष्टि कपूर ने सोचते हुए कहा। सच में? अंजलि कपूर को विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल, वह अमीर व्यक्ति मुझे कह रहा था कि मैं उसे मुंबई में अच्छे रियल एस्टेट सौदे दिलवाने में मदद करूं, और अगर मैंने उसकी मदद की तो वह मुझे एक बहुत महंगी पैटेक फिलिप घड़ी देगा। सृष्टि कपूर ने जोर देकर कहा, अगर वह इतना अमीर है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बदले में तुम मुझे एक कीमती पैटेक फिलिप घड़ी या कोई टॉप क्लास ज्वेलरी दिलवा देना। अंजलि कपूर ने सौदेबाजी की। नकली सौदा। 20 मिनट बाद एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस फैंटम कपूर परिवार की हवेली के सामने आकर रुकी। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला बुजुर्ग कार से बाहर निकला। बुआ, यही वो अमीर आदमी है, विनीत गुप्ता। सृष्टि कपूर ने परिचय करवाया। नमस्ते श्री गुप्ता। अंजलि कपूर ने विनम्रता से अभिवादन किया। अगर संपत्ति मुझे पसंद आई तो आपको अच्छा फायदा होगा, विनीत गुप्ता ने जवाब दिया। अंजलि कपूर और भी अधिक उत्साहित हो गईं और उन्हें अंदर ले गईं। विजय कपूर और विनीत गुप्ता के बीच बातचीत हुई। 2 अरब तुरंत भुगतान करूंगा, विनीत गुप्ता ने बिना किसी झिझक के कहा। श्री गुप्ता, धन्यवाद, हमारी आखिरी 2 कंपनियां अब बच जाएंगी। विजय कपूर बेहद खुश थे। विनाश की अंतिम घड़ी। लेकिन कुछ दूर रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी ने अचानक दिशा बदली। अब वह पुणे नहीं जा रही थी, बल्कि सीधे पाम मीडोज विला, मुंबई की ओर जा रही थी। 1 घंटे बाद जो चमत्कार विजय कपूर को उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। उनकी आखिरी 2 कंपनियां भी दिवालिया हो गईं। अब कपूर परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अर्जुन कपूर की अंतिम चाल। पाम मीडोज विला के बाहर एक भव्य रोल्स रॉयस काफिला खड़ा था। 20 से अधिक ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स खड़े थे। कुछ क्षण बाद अर्जुन कपूर एक बैग लेकर बाहर आए। बॉस, 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 बॉडीगार्ड्स ने झुककर अभिवादन किया। चलो, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। अब समय आ गया था कपूर परिवार का हिसाब पूरा करने का। अध्याय 219। ये सभी बॉडीगार्ड्स, जिन्हें अर्जुन कपूर अपने साथ लाए थे, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की विशेष टीम के सदस्य थे। अब जब कपूर परिवार के विनाश का समय आ चुका था, तो अर्जुन कपूर ने उन्हें सिर्फ एहतियात के तौर पर अपने साथ रखा। क्योंकि भले ही कपूर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वे इतनी आसानी से उनकी हवेली छोड़ने वाले नहीं थे। अर्जुन कपूर का बदला पूरा होने का समय आ गया था। खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन कपूर को कई तरह की भावनाएं महसूस हो रही थीं। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने पूरी तरह से कपूर परिवार को नष्ट कर दिया। क्या ये वही कपूर परिवार नहीं था जिसने उन्हें अपने सबसे बेकार सदस्य के रूप में कुर्बान करने की योजना बनाई थी, ताकि उन्हें हैदराबाद में रेड्डी परिवार का समर्थन मिल सके? अब देखो, वही कपूर परिवार आज अपनी आखिरी घड़ी गिन रहा था। कपूर परिवार की हवेली में विजय कपूर, अंजलि कपूर, रवि कपूर और अन्य मुख्य सदस्य एक साथ मौजूद थे। सबसे आगे बैठे हुए विजय कपूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्हें ये स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उनका पूरा कपूर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पिताजी, पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? दादाजी, कोई रास्ता निकालिए।
हवेली में हर कोई विजय कपूर से सवाल कर रहा था। हर कोई पूरी तरह से घबराया हुआ था। जब अर्जुन कपूर ने उनसे रिश्ता तोड़ा था तब उनके भीतर जो घमंड और घृणा थी वह पूरी तरह गायब हो गई थी। अब क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? विजय कपूर ने पूरी निराशा के साथ उत्तर दिया। अपने सामान पैक करो, हम मुंबई छोड़कर हैदराबाद जा रहे हैं, रेड्डी परिवार के पास। विजय कपूर ने आदेश दिया। कपूर परिवार के सभी सदस्यों ने सिर हिला दिया। हाँ, हैदराबाद में अभी भी रेड्डी परिवार है। ये सोचते ही सभी जल्दी से उठे और अपना सामान पैक करने के लिए जाने लगे। लेकिन तभी क्लिक, उनके जाने से पहले ही हवेली का मुख्य द्वार दूसरी तरफ से खुल गया और अगले ही पल काले कपड़ों में दर्जनों बॉडीगार्ड अंदर आ गए और दोनों ओर खड़े हो गए। पूरे कपूर परिवार को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। फिर हैरान और सदमे से भरी निगाहों के बीच अर्जुन कपूर धीरे धीरे अंदर आए। पूरे कपूर परिवार की नज़रें उन पर टिक गईं। अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कपूर परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है, भाग जाओ, निकल जाओ। कपूर परिवार के लोगों ने एक के बाद एक चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें हमारी कपूर परिवार की जरूरत कभी नहीं थी, है ना? फिर अब वापस क्यों आए हो हमारा मुंह चाटने? विजय कपूर ने घृणा से कहा। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा कपूर परिवार? तुम्हें नहीं दिख रहा कि कपूर परिवार अब बचा ही नहीं? वह आराम से सोफे पर बैठ गए और बोले, अर्जुन, अपनी गलतफहमी दूर करो। ये हमारी कपूर परिवार की हवेली है और हमारा पूरा परिवार अभी भी यहाँ है। रवि कपूर ने अर्जुन कपूर से कहा। कपूर परिवार में रवि कपूर विजय कपूर के बाद अर्जुन कपूर से सबसे ज्यादा नफरत करता था और उसके बाद आदित्य कपूर आता था। तुम्हारी कपूर परिवार की हवेली? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दरअसल यह अब तुम्हारी नहीं रही। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन कपूर, तुम सपना देख रहे हो। हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, ये कैसे तुम्हारी हो सकती है? आदित्य कपूर ने उपहास के साथ कहा। हकीकत ये थी कि कपूर परिवार के मुख्य सदस्यों को अभी तक ये नहीं पता था कि विजय कपूर ने अपनी सारी अचल संपत्ति बेच दी थी। अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बैग से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें मेज पर फेंक दिया। न सिर्फ ये हवेली बल्कि पूरी कपूर परिवार की अचल संपत्ति अब मेरी है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। क्या? विजय कपूर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह तुरंत आगे बढ़े, दस्तावेज उठाए और उन्हें पढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा उनकी आंखों में अविश्वास भर आया। तो वह विनीत गुप्ता तुम्हारा आदमी था? विजय कपूर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। कुछ घंटे पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति 2 अरब में विनीत गुप्ता को बेची थी और वे बहुत खुश थे कि उन्होंने सही सौदा किया। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 70 करोड़ बिना किसी कारण अर्जुन कपूर को दे दिए थे। उनके लिए पैसे का नुकसान सहना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये सोचना कि अर्जुन कपूर ने इतनी आसानी से 70 करोड़ कमा लिए, यह उन्हें मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। विजय कपूर का गुस्सा। अंजलि कपूर, तुमने ये क्या कर दिया? विजय कपूर ने गुस्से में अपनी बेटी को घूरा। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अंजलि कपूर के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। जब वह अपनी सफाई देने ही वाली थी, विजय कपूर ने बीच में रोक दिया। अगर यह हवेली तुम्हारी है तो हम जा रहे हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते, विजय कपूर ने अर्जुन कपूर से कहा। अर्जुन कपूर की अंतिम चाल। अगर बात इतनी ही होती तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन तुम पर अभी भी 4 अरब 79 करोड़ 82 लाख 30 हजार का कर्ज है। तुम भागने से पहले इसे चुकाना नहीं चाहोगे, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? हमने कब तुमसे पैसे उधार लिए? पूरे कपूर परिवार ने गुस्से में चिल्लाया। अर्जुन कपूर ने चुपचाप और दस्तावेज निकाले। विजय कपूर ने उन्हें पढ़ा और उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। क्या? तुमने हमारी पूरी कंपनी बर्बाद कर दी। पूरे कपूर परिवार के होश उड़ गए। वास्तव में शुरुआत में कपूर परिवार को भी यही लगा था कि यह सब अर्जुन कपूर ने किया है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अर्जुन कपूर ने रेड्डी परिवार की मदद के कारण कम से कम 5 अरब से अधिक का नुकसान उठाया होगा। एक ही दिन में इतनी बड़ी धनराशि गंवाने के बाद उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन कपूर के पास अभी भी इतनी ताकत होगी कि वह उनके बचे हुए व्यापारों को हड़प सके और उन्हें एक ही दिन में 100 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब इन दस्तावेजों में दर्ज काले और सफ़ेद अक्षरों को देखकर कपूर परिवार को यकीन करना ही पड़ा। ये कैसे हुआ? यह अर्जुन कपूर ही क्यों? अर्जुन कपूर ने हमें दिवालिया कैसे कर दिया? पूरा कपूर परिवार पूरी तरह से ढह गया। सिर्फ 1 महीने पहले उनकी नज़रों में अर्जुन कपूर एक साधारण इंसान था, जिसका कोई भविष्य नहीं था, जिसे वे परिवार के लाभ के लिए कभी भी कुर्बान कर सकते थे। जब अर्जुन कपूर ने खुद उनसे नाता तोड़ा तब वे उसका मजाक उड़ाते थे और दृढ़ता से कहते थे कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब अर्जुन कपूर उनके सामने घुटनों के बल आकर परिवार में वापस लौटने की भीख मांगेगा। लेकिन पलक झपकते ही सिर्फ एक
महीने के भीतर अर्जुन कपूर ने न केवल मुंबई के संपन्न कपूर परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि उस साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे विजय कपूर ने पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। और अब वही कपूर परिवार जो उसे तुच्छ समझता था, खुद अंधकार में डूबा हुआ था, जबकि अर्जुन कपूर वह व्यक्ति बन चुका था जिसे अब उन्हें सम्मान के साथ देखना पड़ रहा था। अंतर इतना बड़ा था कि कपूर परिवार इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। तुमने 5 अरब से अधिक गंवा दिए, फिर भी तुमने हमें दिवालिया कैसे कर दिया? अंजलि कपूर खुद को रोक नहीं पाई, वह सच में समझ नहीं पा रही थी। न केवल वह, बल्कि पूरे कपूर परिवार, यहाँ तक कि खुद विजय कपूर भी इसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। कपूर परिवार के हर सदस्य की टकटकी अर्जुन कपूर पर टिकी हुई थी, और अगले ही क्षण अर्जुन कपूर ने ऐसा कुछ कहा जिससे सभी चौंक गए। अध्याय 220, 5 अरब का नुकसान। ये बहुत ज्यादा है, ये तो सिर्फ एक दिन की कमाई है, अर्जुन कपूर ने पूरी शांति के साथ कहा। अब तक सिस्टम की डेली रिवॉर्ड्स लगभग 5 अरब तक पहुंच चुकी थीं। और वैसे भी ये 5 अरब का नुकसान पूरा यंगताई इंडस्ट्रियल ग्रुप का था। अर्जुन कपूर तो सिर्फ इसका सबसे बड़ा शेयरधारक था, लेकिन यंगताई इंडस्ट्रियल ग्रुप पूरी तरह से उसका नहीं था। इस हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन कपूर को वास्तव में ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं था। कपूर परिवार में सदमे की लहर। बगल में खड़े कपूर परिवार के लोग अर्जुन कपूर की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। 5 अरब उसकी सिर्फ एक दिन की कमाई है। हे भगवान, कपूर परिवार के लिए तो 5 अरब एक बहुत बड़ी रकम थी। अर्जुन कपूर आखिर कब इतना बड़ा बन गया? अगर यह पहले हुआ होता तो वे कभी इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कपूर ने उनकी पूरी संपत्ति सिर्फ एक दिन में खत्म कर दी, तो उन्हें उसकी ताकत पर यकीन करना ही पड़ा। एक पल में कपूर परिवार के सभी सदस्य भावनाओं से भर गए। कुछ सदस्यों को तो यहाँ तक पछतावा होने लगा कि अगर उन्होंने अर्जुन कपूर को कभी परिवार से बाहर नहीं निकाला होता, और अगर अर्जुन कपूर ही परिवार का नेतृत्व करता, तो आज वे शायद मुंबई का सबसे अमीर परिवार होते। अर्जुन कपूर की मांग। इतनी बातें हो गईं, लेकिन तुम लोग मेरे 4 अरब चुकाने वाले कब हो? अर्जुन कपूर ने सीधे सवाल किया। क्या सिर्फ 4 अरब हैं? हम चुका देंगे, विजय कपूर ने ठंडी आवाज में कहा, मानो कुछ खास बात न हो। असल में उनके पास अभी भी एक आखिरी गुप्त संपत्ति थी जिसे उन्होंने रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखा था। अब वह इस संपत्ति को बेचना पसंद करेंगे, लेकिन अर्जुन कपूर की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजय कपूर की आखिरी चाल। सृष्टि, जाओ और विदेशी संपत्ति बेचने की व्यवस्था करो, हमें बस 5 अरब चाहिए, विजय कपूर ने आदेश दिया। उनकी आखिरी संपत्ति विदेश में थी। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन इसकी कुल कीमत 6 अरब थी। अगर वह इसे 5 अरब में बेचते तो निश्चित रूप से कई खरीदार मिल जाते। कपूर परिवार को एक नई उम्मीद। क्या दादाजी के पास कोई और संपत्ति है? वाह, दादाजी सच में बहुत दूर की सोचते हैं। अर्जुन कपूर अभी बहुत पीछे है। जो कपूर परिवार कुछ मिनट पहले पूरी तरह से हताश हो चुका था, अब अचानक उत्साहित हो गया। लेकिन सृष्टि कपूर का जवाब सबको चौंका देता है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? कौन सी विदेशी संपत्ति? सृष्टि कपूर ने हैरान होकर कहा। क्या ये वही संपत्ति है जिसे मैंने तुम्हें सौंपा था? अब इसे बेचने का समय आ गया है, विजय कपूर ने गुस्से में कहा। सृष्टि कपूर का खुलासा। अरे दादाजी, आप उस विदेशी संपत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वह संपत्ति तो आपने पहले ही मुझे दे दी थी। मैंने इसे मैनेज नहीं किया, बल्कि इसे पूरी तरह से ले लिया। सृष्टि कपूर की यह बात सुनकर कपूर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या चल रहा था? क्या कब मैंने तुम्हें वह संपत्ति दे दी? मजाक मत करो, विजय कपूर ने गुस्से से कहा। सृष्टि कपूर ने ठंडी मुस्कान दी और एक अंग्रेजी दस्तावेज निकाला। दादाजी, देखिए ये दस्तावेज, ये वही है जिस पर आपने खुद साइन किए थे। ये दस्तावेज कहता है कि आपने अपनी पूरी विदेशी संपत्ति मुझे सौंप दी। सृष्टि कपूर ने विजय कपूर को कागज सौंप दिया। विजय कपूर के लिए एक और झटका। विजय कपूर ने कागज उठाया, लेकिन उनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये कैसे संभव है? विजय कपूर की गलती। कुछ समय पहले सृष्टि कपूर ने कुछ अंग्रेजी दस्तावेज उनके सामने रखे थे और कहा था कि ये सिर्फ कुछ दैनिक आधिकारिक पत्र हैं। विजय कपूर ने केवल पहले 2 पन्नों को पढ़ा और उसके बाद बिना पढ़े ही दस्तावेजों पर साइन कर दिए। लेकिन उनमें से एक संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज था जिसे सृष्टि कपूर ने चुपचाप इस्तेमाल किया और पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। सच्चाई सामने आते ही कपूर परिवार में हड़कंप मच गया। दादाजी, ये सच में संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज है, आदित्य कपूर ने दस्तावेज पढ़ने के बाद कहा। विजय कपूर का अंतिम दांव भी बेकार। हाँ सृष्टि कपूर, तुम कंपनी की मालिक तो बन गई हो, लेकिन इसके वरिष्ठ अधिकारी अब भी मेरे आदमी हैं। मैं एक कॉल करूंगा और तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, विजय कपूर ने गर्व से कहा। लेकिन सृष्टि कपूर ने पहले ही योजना बना ली थी।
क्षमा करें दादाजी, लेकिन कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। अब वे सब मेरे लोग हैं, सृष्टि कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ समय पहले जब उसने अर्जुन कपूर से गुप्त मुलाकात की थी, तभी उन्होंने इस योजना को तैयार किया था। विजय कपूर का गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, गुस्से में विजय कपूर ने दस्तावेज छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो सिर्फ एक कॉपी थी, मेरे पास कई और हैं। सृष्टि कपूर ने हल्के से कंधे उचकाए। सृष्टि कपूर का अंतिम फैसला। अब मैं कपूर परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से मेरा कपूर परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, सृष्टि कपूर ने स्पष्ट रूप से कहा। पूरा कपूर परिवार स्तब्ध रह गया। उन्होंने ये पहले भी देखा था, 1 महीने पहले जब अर्जुन कपूर ने भी यही किया था, और अब वही स्थिति दोबारा हो रही थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद सृष्टि कपूर ने जो किया, उसने पूरे कपूर परिवार को चौंका दिया।